साथियों, आज है हमारे साथ में कॉमरेड वृंदा करात जी हैं, जो आज के जो हमारा विषय है उसके ऊपर से बोलेंगी। वृंदा करात जी के बारे में वैसे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं उनको आपके सामने की वो सीपीआईएम जो हमारी पार्टी है उसकी पोलर ब्यूरो सदस्य हैं और हमारे देश की एक बहुत ही प्रचलित नेत्री है, उनको सारा देश जानता है। तो कॉमरेड, आज का जो विषय है वो विषय है समाजवादी क्रांति के सबक और प्रासंगिकता। इस विषय पे कॉमरेड वृंदा जी आज हमारे साथ सभी साथियों को अपना वक्तव्य देगी। तो मैं कॉमरेड से निवेदन करूंगा कि कॉमरेड प्लीज इसको चालू करें। बहुत धन्यवाद आपके। प्रिय साथियों, आप सबको मेरा सलाम और उम्मीद करती हूँ कि इस महामारी से राजनीतिक रूप पर भी और शारीरिक रूप पर भी आप लोग सब सुरक्षित हैं। और मैं लोक जतन के साथियों को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की पहल करके एक सीरीज उन्होंने संगठित किया है जिसमें अलग अलग पहलू पर रूस की वो महान मजदूर वर्ग की समाजवादी क्रांति जो दुनिया में प्रथम इस प्रकार की क्रांति थी, उसके अलग पहलू के बारे में उन्होंने ये बहस का सिलसिला आयोजित किया है। और मैं समझती हूँ ये बहुत ही जरूरी है और अनिवार्य है, क्योंकि 1993 से जब से समाजवादी रूस का पतन हुआ और रूस के अंदर एक बार फिर पूंजीवादी ढांचा का बहाल हुआ, तो पिछले इतने दशकों से पूरी पूंजीवादी दुनिया इस पतन के बाद रूस की समाजवादी सोवियत यूनियन की उस गौरवशाली इतिहास को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रचार के माध्यम से उसका एक बहुत झूठा छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उस इतिहास की जो सबक है पूरी दुनिया के लिए और उस इतिहास की जो प्रासंगिकता है आज की दुनिया में, वो समाप्त हो जाए और लोग भूल जाए कि इस प्रकार का एक इतिहास रहा है जो आज भी बहुत ही प्रासंगिक है। और इस प्रकार की बहस से हम लोग उसके अलग अलग पहलू को समझने में हमें मदद मिलती है और इसके साथ साथ हमारे काम में, जो हमारा अपना काम है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जनता की पूंजीवादी शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जो हमारा संघर्ष है, ये तमाम इतिहास की अलग अलग पहलू को समझकर हमारा भी वो संघर्ष मजबूत होता है और हमारा रास्ता भी और स्पष्ट होता है। पहली बात ये है कि आज की जो दुनिया है, जो पूंजीवाद का दुनिया है, जो दावा करता है कि पूंजीवाद ही है और पूंजीवाद ही रहेगा और पूंजीवाद के अलावा और दुनिया के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, और उस प्रचार में वो इस बात को बार बार दोहराते हैं कि देखो रूस का क्या हालत हुआ। मैं पहले ये कहना चाहती हूं कि रूस और उस समाज का जो 1917 में जिसका गठन हुआ, उस महाक्रांति के बाद, ये बात सही है कि 1993 में उसका पतन हुआ, समाप्त हुआ, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि समाजवाद का पतन हुआ या समाजवाद दुनिया में समाप्त हुआ।
रूस की उस 1917 की क्रांति से जो पूरी दुनिया में मजदूर वर्ग की संघर्ष के साथ साथ साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और उसकी द्वारा दुनिया में समाजवादी देशों का गठन, आज भी वो समाजवादी देश जिंदा है। और केवल जिंदा नहीं, अगर आज की दुनिया में अगर हम देखें कि पूंजीवाद की जो संकट है, अगर कहीं भी जनता का किसी प्रकार का बचाव है, अगर जनता के हितों का किसी प्रकार का रक्षा है, वो केवल उन समाजवादी देशों में है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, आप केवल ये महामारी के चलते अगर आप देखें कि एक तरफ जो पूंजीवाद का दुनिया है, अमेरिका है, यूरोप है, उन्होंने इस महामारी जो पूरी दुनिया में फैली थी, उस महामारी का आज जो उन्हीं के संस्थाओं के तहत जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि कितने लोगों की मृत्यु, कितने लोगों की मौत पूंजीवादी देशों में हुआ और कितने लोगों की मृत्यु और कितने लोगों की रक्षा समाजवादी देशों में हुआ, तो ये भी एक ऐसे आंकड़ा है। आप देखिए, आज पूरे दुनिया में अमेरिका का सबसे एक नंबर है महामारी की मृत्यु की। 1.5 लाख लोग पूंजीवादी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई इस महामारी के कारण। दूसरा नंबर ब्राजील और हिंदुस्तान का एक होड़ लगी हुई है। इस समय ब्राजील की जो आंकड़ा है 1,20,000 के लगभग मृत्यु हुई और उसके बाद हिंदुस्तान 1,05,000 या 10,000 की मृत्यु हुई। और वहां अगर आप चीन, समाजवादी चीन को देखें तो कहा 1.5 लाख की मृत्यु और चीन में 4,634 लोगों की मृत्यु। क्यूबा में जो समाजवादी क्यूबा है 139 लाख की मृत्यु। वियतनाम में 129 लोगों की मृत्यु। और क्यूबा में, वियतनाम में 125 लोगों की मृत्यु। नॉर्थ कोरिया में तो अभी कोई आंकड़ा नहीं है कि किसी की मौत हुई। तो जो लोग ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी रूस के बाद समाजवाद का ही ढांचा खत्म हो गया और समाजवाद का प्रासंगिकता ही खत्म हो गई, सिर्फ ये महामारी कैसे पूंजीवादी देशों ने डील किया और कैसे समाजवादी देशों ने डील किया, केवल इन मृत्यु के आंकड़ों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि आज भी जो 1917 की क्रांति ने समाजवादी ढांचा को स्थापित करते कुछ रास्ता उसका दिखाया था, आज भी 2020 में जब पूरी दुनिया उस महामारी की लपेट में आ चुकी है, आज भी वो ढांचा का बुनियादी अंतर है। इन आंकड़ों से ही ये पता चलता है। हकीकत क्या है? आज अगर आप वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब के आंकड़े को देखें कि आज दुनिया में 2 सवाल सामने आते हैं। एक, दुनिया का जो विज्ञान है, जो जानकारी है, और दुनिया का जो धन है, उसका जो अलग अलग ढांचा में, आर्थिक ढांचा, सामाजिक ढांचा के आधार पर पूंजीवादी देशों में एक जबरदस्त संकट, एक आर्थिक संकट जो मुख्यतः
वो नियो लिबरल दुनिया जिसको हम हिंदुस्तान में उदारीकरण नीतियों के आधार पर जानते हैं, उस उदारीकरण नीतियों की, साम्राज्यवाद की, उसके द्वारा हमला और अपने देशों में भी उसका शोषण का बढ़ाना इस बात को साबित करता है कि इस दुनिया में जहां सब कुछ है, ज्ञान है, साधन है, जानकारी है, प्राकृतिक धन है, वो ढांचा है जिस ढांचा के आधार पर असमानता बढ़ता है। और आज की जो आंकड़े हैं कि इस पूंजीवादी दुनिया में उस धन का शोषण का आधार मानकर लोगों की शोषण के आधार पर इतना जबरदस्त असमानता बढ़ा दिया है कि कुछ ही लोगों के पास सब कुछ है और अधिक लोगों के पास कुछ नहीं है। ये है पूंजीवाद का दुनिया, जहां मौत इस बात पर निर्भर है कि कौन सी देश में किस प्रकार का स्वास्थ्य ढांचा है। और पूरी पूंजीवादी दुनिया में जहां निजीकरण के आधार पर स्वास्थ्य की सेवाएं इतने महंगे हो गए कि लोग जानकारी और विज्ञान के बावजूद भी वो मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं, मौत को रोक नहीं सकते हैं। ये वो दुनिया है जो पूंजीवाद का दुनिया है। ये वो दुनिया है जहां लिंग के आधार पर, जहां नस्ल के आधार पर इतनी जबरदस्त भेदभाव है कि जो समानता का अधिकार हर नागरिक का होना चाहिए, जो देश जनवाद की बात करते हैं, वो कहीं इस दुनिया में, पूंजीवादी दुनिया में दिखाई नहीं देता है। तो आज सवाल ये है कि क्या हम इस दुनिया के साथ समझौता कर सकते हैं? क्या हम ये मान सकते हैं कि यही दुनिया है और इसी दुनिया में हमारी किस्मत में लिखा है कि हम यही शोषण आधारित दुनिया में हमें बसना पड़ेगा और इसके साथ समझौता करके कुछ भी हमें जो प्राप्त हो सकता है हम इसको स्वीकार करें? सबसे बड़ी सबक रूस की उस 1917 सबक से ये हम सीखते हैं कि नहीं, जो समानता का सपना है हर इंसान के दिल में और दिमाग में, कि हम, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, क्यों हमें इस गरीबी में, क्यों हमें इस दिक्कत में, क्यों हमें इस शोषण और कष्ट की दुनिया में बसना है। 1917 की क्रांति ने पूरी दुनिया को जवाब दिया कि नहीं, एक दूसरी दुनिया है और एक ऐसी दुनिया स्थापित हो सकती है, केवल किताबों में नहीं, केवल कवियों की कविता में नहीं, केवल सांस्कृतिक पीड़ा प्रकाशित जो करती है वो नाटक या वो गीत में नहीं, वो दुनिया स्थापित हो सकता है। एक समाजवादी क्रांति 1917 में हमारे महान क्रांतिकारी नेता लेनिन और बोल्शेविक पार्टी, जो बाद में उनका नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूस, उनकी नेतृत्व में रूस की जनता, लाखों करोड़ों मजदूर, किसान,
सेना में काम करने वाले फौज एक साथ मिलकर उस आतंक का राज, जो जा का राज था, वहां का महाराजा का नाम जा था, वो उसको जा बुलाते थे, उस जा की आतंकी राज को उलट फेंका और उसकी 6 महीने के अंदर अंदर एक समाजवादी क्रांति की ओर अक्टूबर में एक पूरी दुनिया में मजदूरों का पहले समाजवादी सत्ता, जो मजदूर वर्ग के हाथों में जो सत्ता स्थापित हुआ और उससे पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सिर्फ हिलाया नहीं, बदल दिया, हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि एक बार जब पूंजीवादी दुनिया का उस किला को तोड़कर एक वैकल्पिक सत्ता 70 साल तक चलाए, तो दुनिया कभी वो पुरानी दुनिया नहीं हो सकती है। क्योंकि दुनिया के मजदूरों ने देखा, और आज भी हम देखते हैं कि क्या संभावनाएं हैं एक ऐसे समाज का स्थापना करने के लिए। तो समाजवाद एक देश की जो शोषण है, इस देश के जो आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक शोषण आधारित जो पिछड़ापन है, जो असमानता है, उस रूस की समाजवादी क्रांति ने साबित किया कि वो हमेशा के लिए, वो सबूत है हमारे पास, हमारे इतिहास में। चाहे लाख ट्रंप आए और जाए, कौन पूछेगा और कौन समझेगा उसको, सिर्फ एक मिसाल के लिए कि कितना खराब हो सकते पूंजीवादी नेता। लेकिन रूस की क्रांति के सबक ये जो एक बात थी कि दुनिया कभी भी 1917 के पूर्व जो दुनिया थी, वो कभी उस दुनिया में बराबर कभी नहीं वो जा सकते हैं, क्योंकि रूस की क्रांति ने दिखाया कि एक अलग दुनिया हो सकती है। और उसकी जो अलग अलग, मैं समझती हूँ, जो उसकी सबक से बहुत सारे सबक हैं साथियों, मैं आज वो सब कुछ भी नहीं जा सकती हूँ, लेकिन कुछ मैं समझती हूँ जो आज की दुनिया में जो हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है, उस पर मैं जोर देना चाहती हूँ। तो रूस की क्रांति ने एक सबक जो हम उससे सीखते हैं, क्योंकि उससे पहले एक थियोरी था। वो क्या था कि जब मार्क्स और एंगल्स और समाजवाद की जब एक कल्पना के रूप में जब ये बात आती थी कि क्रांति की जो वस्तुगत स्थिति है, उसके लिए पूंजीवाद, उन देशों में जहां पूंजीवाद का विकास हुआ है और एक मजदूर वर्ग उस पूंजीवाद के खिलाफ तैयार हुआ है, पूंजीवाद की गोद में जो मजदूर वर्ग का जन्म जो होता है और वो जो शोषण होता है, मजदूर वर्ग का जो नेतृत्व होता है किसी क्रांति के, किसी सत्ता को पलटने के, वो उन देशों में हो सकता है जहां पूंजीवाद का विकास है, क्योंकि मजदूर वर्ग एक डेवलप्ड क्लास होता है, ये समझ थी। लेकिन रूस की क्रांति ने एक और सबक जो बहुत अनिवार्य है हमारे देश जैसे, और उसमें मैं समझती हूँ कि 2 तरीके हैं। एक तो सभी बोलते हैं, और मुझे लगता है कि आपके इन लेक्चर्स में भी ये जरूर जिक्र हुआ होगा, कि जो सबसे कमजोर कड़ी रही कि पूरे साम्राज्यवादी देशों के और विकसित पूंजीवादी देशों में भी जो सबसे कमजोर कड़ी रही रूस, और उस कमजोर कड़ी को समझकर
वो क्रांति की वस्तुगत स्थिति किस रूप में हुआ, ये तो आपने सुना है। लेकिन जो मैं कहना चाहती हूं, इससे जो एक बात, और हमारी पार्टी के लिए, जो हम भारत की क्रांति के लिए काम करते हैं, एक और बात बहुत स्पष्ट आती, जो एक सबक लेने वाली है, कि हर देश की वस्तुगत स्थिति तय करती है उस देश की क्रांति का रास्ता। तो पहले ये एक समझ थी कि विकसित पूंजीवादी देशों में हो सकता है, लेकिन रूस की क्रांति की वस्तुगत स्थिति में, जहां आप समझ लीजिए 80% से अधिक लोग कृषि क्षेत्र से संबंध रखते थे, उस समय बहुत कम मजदूर वर्ग के थे, मेरे ख्याल 12 या 13% के वो फॉर्म्ड मजदूर वर्ग के वो थे, और इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर फौज में, किसान के रूप में वो फौज में भर्ती हुए, और जो सर्विस सेक्टर था, या जो पूंजीपतियों का जो उदय था या जो विकास था, वो बाकी देशों के, जो यूरोप के और विकसित पूंजीवादी देशों की तुलना में वो कम था। तो उसमें जो लेनिन की और बोल्शेविक पार्टी की जो वस्तुगत स्थिति को समझते हुए रूस की क्रांति का रास्ता एक अलग अपना रास्ता, और ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है, जो भी क्रांति के लिए काम करते हैं। और हमारे पार्टी के लिए, हमने जब 1964 में सीपीआईएम का गठन किया, उस समय ये जो असूल था, सिद्धांत था, कि कोई एक रास्ता नहीं है क्रांति की। ये रूस की क्रांति ने साबित किया, बाद में चीन की क्रांति ने साबित किया, और अन्य जो देश, क्यूबा की क्रांति ने बाद में साबित किया कि हर देश के क्रांति का रास्ता अलग है, और उस देश के क्रांति के लिए जो शक्तियां हैं, उसकी ठोस परिस्थितियों को समझकर हर देश की उन क्रांतिकारी शक्तियों की अपने देश की क्रांतिकारी कार्यक्रम को तय करना पड़ता है। तो रूस की क्रांति के इसी रास्ते को, जो उन्होंने अपनी ठोस क्रांति की परिस्थितियों में समझा, एक और सबक हम लोग उससे लेते हैं कि वस्तुगत स्थितियों की जो उन्होंने जायजा लिया, और उसके आधार पर मजदूर किसानों की यूनिटी का जो एक आधार बना, उस रूस की क्रांति की सफलता के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा सबक है हमारे सबके लिए। तो पहले एक समाजवादी क्रांति, आप सब जानते हैं उस इतिहास को, कि फरवरी में उस क्रांति का पहला स्तर हुआ, जब ज़ार के आतंकी राज को हटाया गया। उसके बाद रूस की जो पूंजीवादी दल है, उनके साथ मिलकर एक प्रोविंशियल सरकार का एक गठन हुआ, और फिर अक्टूबर तक किस रूप में मजदूर किसानों की यूनिटी के आधार पर उस क्रांति की स्तर को पार करके अक्टूबर में समाजवाद का नारा देते हुए वो क्रांति हुई। इससे भी ये सबक है कि जो हम लोग क्रांति की बात करते हैं, और वस्तुगत स्थिति की जो मैं बात कर रही हूं, कि क्रांति के लिए जो अलग अलग स्तर और नारे होते हैं, उस समय ये अनिवार्य है कि हम सोचे और समझे कि वस्तुगत स्थिति और जो सब्जेक्टिव फैक्टर है, उन दोनों की जब एक मेल होती है, तब वो क्रांति सफलता की ओर आगे बढ़ सकती है। तो ये रूस की क्रांति हमारे लिए, हम समझते हैं
ये एक बहुत बड़ी सबक है, क्योंकि आप जानते हैं आज हमारे खिलाफ इतना प्रचार है कि ये कम्युनिस्ट जो है वो इस पार्टी के साथ या उस पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन रूस की क्रांति की सबक यही सिखाता है सबको, और हमारी पार्टी के अपने इतिहास में हमने वो सबक ली कि हम स्वयं सक्षम है तय करने के लिए कि हमारा क्रांति का रास्ता क्या होना चाहिए। तो ये एक बहुत जरूरी, मैं समझती हूं, जो क्रांति के अलग स्तर और क्रांति की स्तर की कब वस्तुगत और सब्जेक्टिव फैक्टर एक होते हैं, उसके लिए जो लेनिन की जो उस समय जो टैक्टिक्स थी वो बहुत ही जरूरी था समझने के लिए। तो उसी से हम आते हैं जो मैं समझती हूँ एक और बहुत बड़ा सबक है रूस की क्रांति का, और वो है विचार का। क्योंकि पूरे क्रांति के दौरान, और मैं समझती हूं कि उसके बाद की भी जो इतिहास है हमें उससे भी सीखने की जरूरत है, कि वर्ग संघर्ष का जो विचार है और वर्ग संघर्ष के आधार पर हमारी जो टैक्टिक्स होती है, कब कैसे हम टैक्टिक्स अपनाते हैं, वो रूस की क्रांति ने पूरी दुनिया के कम्युनिस्टों के लिए और मजदूर वर्ग के आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी सबक दे। क्योंकि आपको पता है कि उस समय जब फरवरी की क्रांति हुई और फिर हम अक्टूबर की क्रांति के स्तर तक आते हैं, उस बीच में पार्टी के अंदर भी और बाहर एक जबरदस्त एक बहस चली कि अक्टूबर क्रांति के लिए तैयारियां हैं या नहीं है। और बहुत लोग पार्टी के अंदर भी, जिसको आज हम संशोधनवादी रूप या वर्ग समझौता वाली एक समझ के आधार पर हम उसको परिभाषित करते हैं, तो एक संघर्ष रहा। और लेनिन की उस नेतृत्व में और बोल्शेविक्स की उस पार्टी के नेतृत्व में कब कैसे क्या टैक्टिक्स लेना चाहिए उस क्रांति के लिए, वो एक बहुत जबरदस्त सबक हम लोग सीखते हैं उससे, कि कार्यनीति कैसे बदलती है, लेकिन वर्गीय संघर्ष आधारित सिद्धांत कभी बदल नहीं सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी सबक विचारधारा के रूप में, वर्ग संघर्ष के आधार पर जो विचारधारा है वो कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में पूरी दुनिया के मजदूर वर्ग के लिए ऐसे प्रेरणा की स्रोत बने कि वो वर्ग संघर्षों को और तेज और तीव्र करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा जबरदस्त प्रभाव हुआ। तो समाजवादी क्रांति और एक समाजवादी देश का स्थापना, उस क्रांति के लिए जो रास्ता, जो मजदूर किसानों की यूनिटी का, इसके साथ साथ वर्ग संघर्ष की विचारधारा के साथ किसी प्रकार का समझौता न करना और कार्यनीति और रणनीति को एक साथ मिलाकर एक सफल हस्तक्षेप करना, ये उस दौर की हमारे लिए, मैं समझती हूं, एक बहुत बड़ी सबक है, जो आज भी उन तमाम देशों में जहां पूंजीवाद है और जहां पूंजीवाद का इतना जबरदस्त हमला है, ये जो सबक है उस समय की, वो बहुत ही प्रासंगिक है हमारे इस संघर्ष को इस क्रूर पूंजीवादी दुनिया के खिलाफ तीव्र करने के लिए। और आज भी वही रिफॉर्मर्स, वही संशोधनवाद दुनिया में हम लोग देखते हैं कि वो वर्ग संघर्ष की विचार के साथ समझौता करके किस रूप में इस उदारीकरण नीतियों के साथ समझौता कर सकते हैं, ये भी कई मिसाल है। खैर आज तो हम उस पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये सबक जो उन दिनों की है, मैं समझती हूँ ये बहुत ही प्रासंगिक है हमारे लिए। अब हम दूसरी बात पर आते हैं
कि आखिर समाजवादी रूस ने एक ऐसे पिछड़ा हुआ देश जिसका नाम दिया जाता था सिक मैन ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप की, क्योंकि आप जानते इतना बड़ा ज्योग्राफिया था रूस का, एक तरफ पूरा रूस, फिर तमाम सेंट्रल एशिया की रिपब्लिक्स, वो सबको मिलाकर बाद में सोवियत यूनियन का गठन हुआ। लेकिन उस समय रूस का नाम था द सिक मैन ऑफ यूरोप। तो एक सवाल उठता है कि रूस की क्रांति के समय क्या हालात थे रूस की जनता के, और उसके आधार पर वो कौन से वैकल्पिक नीति थे जिसके आधार पर एक सबसे पिछड़ा हुआ देश इतने कम समय में पूरी दुनिया को फैशिज्म से बचाने के लिए इतनी अहम और मुख्य भूमिका अदा की। ये कैसे हुआ, उसको समझने के लिए जो समाजवादी, और ये भी मैं कहूंगी कि हर समाजवादी देश को अपने आर्थिक ढांचा को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप पर उनके अलग अलग रास्ते हैं और होना चाहिए, लेकिन रूस के जो एक ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए, अभी 2020 है हिंदुस्तान, और हमारे देश की आजादी के कितने साल हो गए, और हमारे देश के आज प्रतीक है असमानता। आज हमारे देश की प्रतीक है भूखमरी। आज हमारे देश की प्रतीक है जाति प्रथा। आज हमारे देश की प्रतीक है लिंग आधारित भेदभाव, हर प्रकार की भेदभाव। और आज हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में असमानता का सबसे बड़ा जो सबूत है, आज जो लेटेस्ट ऑक्सफैम का रिपोर्ट है, सबसे बड़ा असमानता का सबूत आज हमारे देश में है। मैं सिर्फ एक आंकड़ा अगर आपको देती हूं कि जो लेटेस्ट ऑक्सफैम रिपोर्ट में मैंने पढ़ के आश्चर्य, क्योंकि ऐसे आंकड़ा है कि जो हमारे देश की देहाती क्षेत्र का मजदूर है, उनको अगर बराबर का आमदनी उस चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ करना है जो एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल कंपनी का सीईओ है, 918 साल लगेंगे। 918 साल काम करना पड़ेगा, तब आज की जो उसकी वेतन है वो उसका बराबर हो पाएगा। ये तो ऑब्सेनिटी है, ये तो इतना बड़ा अपराध है। रूस की क्या हालत थी? क्या ये हमेशा के लिए हमें बर्दाश्त करने की जरूरत है, या पूरी दुनिया में जो असमानता है क्या हमेशा के लिए हमें बर्दाश्त करने की जरूरत है? अब देखो, रूस की, जब रूस की क्रांति हुई तो उस समय बहुत जबरदस्त गरीबी थी, और 40 या 42 साल तक कोई एवरेज औसतन कोई जिंदा रहने की उम्मीद कर सकते थे। और क्योंकि मैंने कुछ आंकड़े उसमें रखे हैं, मैं आपके सामने मैं उसको रखना चाहूंगी कि आप जिस देखिए, देखो उस समय जो जमीन का था, क्योंकि हमारे देश में भी इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा नारा था लैंड, जो क्रांति के लिए था,
तो जैसे हमारे जब हम भूमि सुधार की बात करते हैं और हम कहते हैं सबको जमीन देना चाहिए, तो रूस में भी वही एक बहुत बड़ा नारा था, जमीन का बंटवारा। अब आप सोचिए उस समय जब क्रांति हुई तो केवल 1.5% जो बड़े जमींदार थे उनके पास 30% से अधिक पूरी जमीन थी, और अधिकतर लोग वहां भूमिहीन थे, जैसे हमारे भूमिहीन है और बढ़ता जा रहा, उस समय भी ऐसे था। वहां उस समय मजदूरों के काम के दिन 12 घंटा लगभग होते थे औसतन, और एक बड़ा जबरदस्त माइग्रेशन शहरों की तरफ होती थी। उस समय जो शिक्षा की थी, केवल 19 ग्रामीण क्षेत्र में केवल 19% लोग पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे, और शहरों में वो आंकड़ा 24% था। अब आप देखिए हमारे देश का भी यही है। आज भी इतने दिन आजादी के बाद हमारे जो लिटरेसी के आंकड़े हैं और जो इलिटरेसी का है, आज भी इतनी शॉकिंग बातें हैं कि 40 से 30 और 40% के बीच अभी भी लोग पढ़े लिखे, अभी वो मौका उनको नहीं मिलता, और आज डिजिटल इंडिया में वो तो और भी बढ़ेगा। अभी रूस क्रांति के बाद पहले तो पूरे कानून को बदले, और उस सत्ता को हासिल करने के बाद मजदूरों की दिन तय किए 8 घंटे की, औरतों के लिए बराबर का अधिकार का कानून लेकर आए, प्रॉपर्टी के बारे में कानून लेकर आए, और सबसे बड़ी बात है ये कानूनी रूप में अधिकार दिया गया कि सबको रोजगार का अधिकार होगा। ये कैसे हुआ? जो समाजवादी ढांचे का जो बुनियाद है कि समाज के जो उत्पादन के शक्तियां हैं, वो उत्पादन की शक्तियों को सत्ता के रूप में मजदूरों के हाथ में होना चाहिए। जब तमाम मजदूरों के हाथ में और मजदूरों का सत्ता है, और ये जब तमाम उत्पादन की शक्तियां का निजी हाथों से छीनकर निजी मुनाफा को समाप्त करके जब समाज के लिए होता है, और उसकी जो बनता है सरप्लस, वो समाज की सेवा में, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, घर देने के लिए, इंसान को इंसान के अधिकार प्राप्त करवाने के लिए जो पूरा योजना बनता है, रूस की क्रांति ने दुनिया में पहले बार पूरे देश की साधनों की योजना के आधार पर एक आर्थिक ढांचा तैयार किया। बाद में हिंदुस्तान में 5 ईयर प्लान का रूस के उस मिसाल को देखकर यहाँ आजाद हिंदुस्तान में कोशिश की, लेकिन बाद में वो पूरी प्लानिंग केवल पूंजीपतियों के मुनाफा के लिए प्लानिंग बन के रह गई, और वो तो अभी मोदी जी की राज में वो भी बिल्कुल खत्म ही हो गया। लेकिन उस समय 1928 में शुरुआती दौर पे ही ये 5 ईयर प्लानिंग के आधार पर देश की तमाम साधनों का एक जायजा लेकर एक जबरदस्त जो है ना, एक औद्योगिकरण के आधार पर, रोजगार देने के आधार पर, और लोगों की जो बुनियादी अधिकार किसी सभ्य समाज पर होना चाहिए, जो किसी भी पूंजीवादी देश में नहीं था, वो रूस ने करके दिखाया। अब आप देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि जब रूस की क्रांति हुई तो 19% मैंने आपको बताया शिक्षा के बारे में। ये दिसंबर 1919 में उन्होंने एक केंद्र मंत्रालय के रूप में लिटरेसी को समाप्त करने के लिए पूरे देश को उसमें इन्वॉल्व किया।
और क्योंकि विचारधारा से प्रेरणा लेकर लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, आप देखिए कि 1919 में ये सेंटर बनने के बाद एक बहुत जबरदस्त मैस कैंपेन चला जिसमें ट्रेड यूनियन विशेषकर महिलाओं की शिक्षा के ऊपर सबसे बड़ा जोर दिया। 1926 तक, ये तो हैरान होने वाली बात है, 1926 तक 51% रूस की जनता लिटरेट हो गए। 1939 तक 91% पुरुषों में और 74% महिलाओं में लिटरेसी बढ़ गया था। और उसके 10 साल के अंदर अंदर 1950 तक वो पूरा देश ही लिटरेट हो गया। और उस बीच में आप याद कीजिए, उस बीच में युद्ध हुए। ये तो आपने सुन लिया कैसे सिविल वॉर हुआ। 1917 की 1922 तक पूरे साम्राज्यवादी देशों ने हमला किया। तो वो तो हमला को के खिलाफ वो सब थे, लेकिन उसके अंदर भी ये बोल्शेविक्स ने, ये समाजवादी रूस ने, और उसके तुरंत बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ। और उस दूसरा विश्व युद्ध में आपने देखा, लेकिन उस बीच में शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आप सुनकर हैरान होंगे। पहला काम, 1 करोड़ लोग उस रूस के उस समय 2-3 साल पहले क्रांति के वो मारे गए। बहुत भारी महामारी हुई, स्पेनिश फ्लू हुआ, टाइफस हुआ, कॉलेरा हुआ, और वहां तो कोई स्वास्थ्य के इंतजाम नहीं था। 1 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। और रूस की, समाजवादी रूस की तुरंत स्थापना के बाद, जैसे मैंने आपको बताया शिक्षा का, उसी प्रकार हेल्थ के ऊपर उन्होंने जुलाई 1918 पे 1 साल में नहीं, 6-7 महीने। अब देखिए प्राथमिकता क्या होती है किसी सरकार की जो एक समाजवादी सोच से चलते हैं। तो 1918 में एक पीपल्स हेल्थ केयर एक बड़ा केंद्रित रूप में, और उन्होंने ऐलान किया कि पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त होंगे। अब कैसे मुफ्त होंगे जब सेवाएं नहीं है? उसके लिए उन्होंने क्या किया, वो भी एक जबरदस्त जनता को उसमें इन्वॉल्व करके प्रिवेंटिव, उसकी सैनिटेशन। अभी आप मोदी जी की स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत और ये सब आप सुन रहे हैं। रूस में उस समय, मतलब 100 साल पहले, हिंदुस्तान से 100 साल पहले एक ऐसे जबरदस्त अभियान उस समय समाजवादी देश में शुरू हुआ जिसमें प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट, और विशेषकर प्रिवेंटिव और पब्लिक हेल्थ कैंपेन एक बड़ा जबरदस्त तरीके से, और फ्री हेल्थ केयर सेंटर्स। उसके लिए उन्होंने क्या किया, हेल्थ की जो शिक्षा है वो पूरे तौर पर फ्री कर लिया। अब आप देखिए, क्योंकि आपको डॉक्टर्स चाहिए, आपको नर्सेस चाहिए, 2-3 आंकड़े मैं आपको देती हूँ। 1913 में, मतलब क्रांति के 3-4 साल पहले, केवल 8,500 मेडिकल स्टूडेंट्स थे, क्योंकि इतना महंगा था और सेंटर्स भी नहीं थे। और उस समय केवल 13 एजुकेशनल सेंटर्स थे। अब 1946 में, यानी रूस में 1913 में 8,500, 1946 तक 1,20,000 स्टूडेंट्स हो गए थे। और 72 से लेकर 80 मेडिकल सेंटर्स पूरी तौर पर फ्री। अब आप देखिए, हमारे देश में आज कोई हायर मेडिकल डॉक्टर एजुकेशन सेंटर्स में जाना चाहता, कितना लाखों रुपया देना पड़ता है। रूस में 1918 से लेकर आप देखिए उसका क्या नतीजा हुआ। जब रूस की क्रांति से पहले मैंने आपको बताया था कि उस समय जो बच्चों की मौत थी, उस समय
मतलब 60 लाख बच्चों की जो पैदाइश होती थी, उसमें 20 लाख बच्चे 1 साल पहुंचने के पहले उनका डेथ हो जाता था। सोचो, 7 लाख के अगर जन्म है, 20 लाख 1 साल के पहले मर जाते थे, क्रांति के पहले। और उसके बाद आज उसके युद्ध के अंदर भी ये तमाम सिविल युद्ध और ये तमाम सवालों के अंदर भी, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर शुरू से ही सरकार का इतना बड़ा बजट था और इतने केंद्रीकरण एक रूप को लेकर उन्होंने इसको पूरे देश भर में उसको लागू किया, तो ये दर मतलब आधा से भी ज्यादा गिर गया था। मतलब बच्चे और बचते थे और फिर पूरी दुनिया में 1950 तक उनका सबसे बढ़िया रिकॉर्ड, विकसित जो पूंजीवादी देश थे उनके साथ साथ वो लोग हो गए। और तीसरी बात, आज हम लोग औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं आज भी हमारे देश में कितने भारी तादाद में ग्रामीण क्षेत्र में है, जिसके कारण वहां कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई जमीन नहीं है, इसलिए कितना जबरदस्त पलायन करना पड़ता है। तो रूस का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टालिन की नेतृत्व में 1928 में बनी, उसका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और उसका जो सबसे अधिक जो कोशिश थी कि सरकार की तरफ से वो पूरा बजट रूस को आत्मनिर्भर करने के लिए जो मेन इंडस्ट्रीज है, जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज है, उसको उन्होंने भारी पैमाने पर वहां शुरू किया। और दुनिया के इतिहास में आज भी ये रिकॉर्ड माना जाता है कि सरकार की प्लानिंग और उसकी हस्तक्षेप के कारण उस औद्योगिकरण के आधार पर ये जो उनका एक संवैधानिक अधिकार था, जो हमारे देश में आज तक हमें नहीं मिला है, काम के अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार, वो रूस के पहले 10 साल क्रांति के अंदर वो उन्होंने स्थापित किया। और पूरी समाजवादी रूस में बेरोजगारी, फुल एम्प्लॉयमेंट का एक भारी मिसाल पूरी दुनिया में रूस ने साबित किया। तो ये जो वैकल्पिक नीतियों का मैं समझती हूं, जो हो, एक तो एक क्रांति हो सकती है, दूसरी बात है उस क्रांति का फायदा एक शोषण मुक्त समाज को, उसका फायदा क्या हो सकता है, जनता के लिए उसका क्या फायदा हो सकता है। केवल ये 3 क्षेत्र में हमने कुछ मिसाल देकर, जो शिक्षा का है, जो स्वास्थ्य का है और जो रोजगार का अधिकार है, और ये तीनों को मिलाकर असमानता को समाप्त करने के लिए जो वेतन के तमाम मेजरमेंट्स और उसके तमाम जो मापदंड है, उसको तैयार करने में, असमानता को समाप्त करने के लिए जो समाजवाद का जो एक असूल है कि हमारे काम के बराबर हमारी आमदनी, हमारा वेतन, वो एक जबरदस्त तरीके से पूंजीवादी देश का नहीं, जहां उसका अधिक हिस्सा मुनाफा के लिए और निजी मुनाफा के लिए जाता है। ये अंतर था कि उत्पादन की शक्तियों के सत्ता के हाथ, जो सत्ता मजदूर वर्ग की सत्ता है, उस सत्ता के हाथों के कारण जो पूरे देश की साधनों का प्लानिंग की जो व्यवस्था तैयार हो सकती है और उसके आधार पर उसका सीधा सीधा फायदा उस देश की
आम लोगों की हो, वो साबित हुआ उस रूस के समाजवादी ढांचा के आधार पर। और इसलिए मैं समझती हूं कि रूस की वो पहले दुनिया में एक प्लान्ड इकोनॉमी के रूप में, जो बाद में बहुत सारे विकासशील देश, जो हमारे देश के भी, जब हमने भी शुरुआती दौर में की, और ये भी हमें याद है कि उस समय हमारी पूरे पब्लिक सेक्टर को तैयार करने में, उसको पूरे टेक्नोलॉजी देने में, जहां पूरे साम्राज्यवादी देश तैयार नहीं थे कि हिंदुस्तान में स्टील का उत्पादन हो, हिंदुस्तान में स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज का उत्पादन हो, ये रूस ने ही मदद की ताकि यहाँ हमारे देश के अंदर इस प्रकार के हेवी इंडस्ट्रीज का जो पूरा गठन हुआ, जो आत्मनिर्भर की रीढ़ हम मानते हैं, वो समाजवादी रूस ने दिया था। तो वो जो प्लानिंग की, और वो भी साबित हुआ कि शोषण मुक्त समाज में विकास का जो दर है, वो असमान विकास ने, जो हम अपने देश में देखते हैं और पूरे पूंजीवादी दुनिया में देखते हैं, लेकिन रूस के उस पूरे दौर में देश की तमाम साधनों के आधार पर जो बुनियादी अधिकार है, किसी इंसान को एक इज्जत आधारित जिंदगी जीने के लिए, वो रूस ने, समाजवादी रूस ने वो साबित किया। और इसलिए मैं समझती हूँ। दूसरी बात, कल भी आपने सुना होगा कि महिलाओं की और दूसरे जो माइनॉरिटीज थे रूस के अंदर, जो सामाजिक उनकी नीतियां थी, उसके संबंध में जो रूस समाजवादी सोवियत यूनियन में जो हस्तक्षेप हुआ, जैसे वोटिंग का अधिकार पूरी दुनिया में पहले बगैर शर्त की वो रूस ने महिलाओं को दिया। पहले जो यूनिवर्सल सफरेज का जो अधिकार है सबको बगैर शर्त के, वो रूस ने, समाजवादी देश ने दिया। जो महिलाओं के लिए, महिलाओं की समानता के लिए जो कदम समाजवादी रूस ने किया, उससे क्या होता है कि पुरुष प्रधान समाज और पुरुष प्रधान संस्कृतियों को समाप्त करने के लिए और महिलाओं को बराबर का अधिकार प्राप्त करने के लिए जो आर्थिक ढांचा में परिवर्तन की जो जरूरत है, ताकि औरतें अनपेड केयर वर्क से मुक्त होकर वो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का बराबर का अधिकार पाए। आज भी पूरी दुनिया में पूंजीवादी ढांचा के आधार पर और हमारे अपने देश में औरतों का जो अनपेड, जो बगैर वेतन के, बगैर आमदनी के जो काम है, और उनके पास वो संपत्ति भी का भी अधिकार नहीं है अधिकतर दुनिया के अंदर। तो वो जो हकीकत था, वो रूस के अंदर सरकार की नीतियों के कारण उसके ऊपर एक बहुत ऐतिहासिक कदम उठाए, जो सामाजिक भेदभाव रहा, जो माइनॉरिटीज के साथ, जो रेशियल माइनॉरिटीज के साथ, आज हमारे देश में जाति प्रथा का, पूंजीवाद का जो सबसे आधुनिक रूप कहते हैं कि हमारे देश के अंदर है, हम सबसे ज्यादा हमारा इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में बताया जाता है, लेकिन जो सामाजिक उत्पीड़न है, जो सामाजिक असमानताएं हैं, वो समाजवादी रूस ने, वहां तो जाति प्रथा नहीं था, लेकिन जबरदस्त तरीके से जो माइनॉरिटीज, एथनिक माइनॉरिटीज के साथ जो जा की आतंकी राज में जो भेदभाव था, वो समाजवादी रूस ने उन तमाम असमानताओं को समाप्त करने के लिए उन्होंने आर्थिक पैमाने पर कदम उठाकर साथ साथ उसके जो सामाजिक रिफ्लेक्शन था, जो छाया था पूरे सामाजिक ढांचा के अंदर, उसको भी समाप्त करने के लिए, और इसलिए हम कह सकते हैं ये महिलाओं की जो मुक्ति का संघर्ष है, रूस की ये शिक्षा है। हम रूस से ये सबक लेते हैं
कि महिलाओं की मुक्ति के संघर्ष और भेदभाव के खिलाफ और उससे मुक्ति का संघर्ष बहुत बड़े पैमाने पर पूंजीवाद के साथ जो उसके जड़ें हैं वो समाप्त तब हो सकते हैं जब एक समाजवादी सत्ता का और समाज का गठन हो सकता है। और ये रूस के उस क्रांति ने साबित किया। अब इसकी वैकल्पिक नीतियों के अलावा अगर हम देखें कि आज जो हमारे दुनिया के अंदर साम्राज्यवाद का जो एक जबरदस्त हस्तक्षेप है, रूस ने ये पूरी दुनिया को एक सबक दिया कि बगैर किसी देश की लूट के जनता का विकास हो सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, ये सब कॉलोनीज की लूट कर ये अपने देश को बनाए हैं। ये हमारे जैसे देश का लूट करके आज ब्रिटेन बैठा हुआ है। मैं मजदूरों की बात नहीं कर रही हूं, मैं यूके के शासक वर्ग की बात कर रही हूं। उनकी लूट से वो बने, हमारे लूट से बने। रूस ने साबित किया, और सिर्फ वो साबित नहीं किया, रूस एक ऐसे गढ़ था, एक ऐसे किला था, एक ऐसे बेस था जो पूरी साम्राज्यवादी दुनिया को चुनौती दे। आप सोचो, अकेला रूस जो उस पूरी दुनिया को चुनौती देकर, और वो सब चाह रहे थे दूसरे विश्व युद्ध में क्या था, वो तो सब तैयार थे, सब गठबंधन बनाकर एक तरफ जर्मनी के नाम के बाद से लड़ो, लेकिन अगर जर्मनी रूस के खिलाफ युद्ध करे तो इससे अच्छा क्या हो सकता, हम सब जानते हैं। और रूस समझ गए, और इसलिए वो प्लानिंग की जो बात थी, औद्योगिकरण की जो बात थी, अपना सैनिक शक्ति को बढ़ाने की जो बात थी, एक ऐसे माहौल में जब वो जानते कि हम अकेले हैं मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि पूरी दुनिया में सत्ता के रूप में, और बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि विश्व युद्ध जो साम्राज्यवादी देशों के अपने अंतर की दुनिया को कैसे बांटा जाएगा लूट के लिए, और उस समय रूस का वो हस्तक्षेप और फैशीवादी ताकतों का जो पराजित हुए, हिटलर की जर्मनी, सब जानते हैं, वो सोवियत यूनियन के उस महा ऐतिहासिक कुर्बानी के कारण। लेकिन साम्राज्यवाद के विरोध में संघर्ष, और उस संघर्ष का एक जो सबसे बड़े पहलू था, उपनिवेशवाद के खिलाफ और मुक्ति संघर्षों के साथ देने के जो रूस एक किला था, एक गढ़ था, एक बेस था। और अगर हम लोग बढ़े, अगर पूरी दुनिया में अगर ये साम्राज्यवादी देशों की लूट को बहुत सारे देशों में, एशिया में, अफ्रीका में, अगर वो बंद हुआ, हर देश के इतिहास में रूस की वो समाजवादी क्रांति का इतिहास का हिस्सा जुड़ा हुआ है। इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये भी एक सबक हम वहां से लेते अपने लिए। कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी देश की राष्ट्रवादी सोच या देश की देशभक्ति की विचार
उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक साम्राज्यवादी लूट और साम्राज्यवादी चेहरा को हम नहीं पहचानते हैं। और ये रूस की क्रांति का एक बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। हमें समझना है कि बहुत बार ऐसे होता है, जो रूस की शासक वर्ग ने भी किया, कि ये राष्ट्रवाद है कि हम उस विश्व युद्ध में जाए। पहले विश्व युद्ध की मैं बात कर रही हूं, ज़ार के नेतृत्व में, कि हम ये राष्ट्र की हित के लिए हमें कितना और देशों का लूट का अधिकार हम ले, उसके लिए हम लड़ाई करें। और उस समय लेनिन और बोल्शेविक्स को राष्ट्र विरोधी क्या नहीं बोले। और पूरे यूरोप में जो लेनिन ने स्लोगन दिया उस टाइम, कि ये युद्ध हमारे देश की जनता के पक्ष की युद्ध नहीं है। राष्ट्रवाद इस युद्ध में यही है कि हम इस युद्ध को समाप्त करें, और इस युद्ध को समाप्त करके हम अपने शासक वर्ग के शोषण के खिलाफ हम अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं। राष्ट्रवाद का अर्थ आज की ओर आप देखिए, हमारे देश में अगर आप देखें, और अगर आप समाजवादी क्रांतियों के इतिहास को अगर आप देखें, क्या है? किसी शोषण आधारित शासक वर्ग का हित देश के हित के साथ बराबर ऑटोमेटिक हो जाए, वो नहीं होता है। हमें देखना पड़ता है कि देश की जनता के हित किस में है। और लेनिन ने साम्राज्यवाद के खिलाफ, लूट के खिलाफ हमेशा दुनिया की जनता को, दुनिया के मजदूरों को अपने देश की शोषण के खिलाफ उस एकता को बढ़ाने और बनाने और मजबूत करने के लिए आह्वान किया। और आज हम समझते हैं, और उन्होंने उस नीति के आधार पर आखिर तक समाजवादी सोवियत यूनियन ने वो रोल प्ले की। जो साम्राज्यवाद का पूरा दबाव हमारे देश के ऊपर जैसे था, हमारे आजादी के बाद समाजवादी रूस और पूरे समाजवादी खेमा के बनने के बाद हमारे जैसे देश को, ये नॉन अलाइंड का मतलब क्या है? समाजवादी देश होने के कारण हम पूंजीवादी देशों की शोषण और लूट के खिलाफ एक अलग, हमारे अपने राष्ट्र हित के आधार पर हम खड़े हो सकते थे। तो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पहलू रही। समाजवादी सत्ता को, पूरी दुनिया के समाजवादी, जहां जहां समाजवादी देश का गठन हुआ, उसके खिलाफ लड़ाई, समाजवादी देशों की स्थापना साम्राज्यवाद के खिलाफ उनकी लूट को रोकने के उस संघर्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आज जब साम्राज्यवाद का इतना बड़ा जबरदस्त हमला, आप देखिए, इतिहास को ही देखिए, साम्राज्यवाद को कितना बल मिला जब समाजवादी रूस, समाजवादी सोवियत यूनियन का पतन हुआ 1991 में। उसकी तुरंत उसके बाद इराक का युद्ध हुआ, इराक के ऊपर पूरा अमेरिका का युद्ध हुआ। पूरी सेंट्रल एशिया में उसकी क्या हालात बने, वेस्ट एशिया में क्या उसके हालात बने। एक के बाद एक देश के ऊपर अमेरिका का हमला,
एक के बाद एक देश के ऊपर अमेरिका का शोषण का, जो पूरा लूट का और फिर उदारीकरण नीतियों के आधार पर वित्त पूंजी का जो उदय हुआ, उसकी पूरी दुनिया को अपना मैदान बनाकर लूट के लिए एक यूनिपोलर दुनिया को कायम करने के लिए, जिसमें सिर्फ लूट का एक आधार था, वो हुआ या नहीं हुआ? तो समाजवादी रूस का जो साम्राज्यवाद के खिलाफ जो उसका स्थापना हुआ, और जिंदगी जितना भी लंबी उनकी 70 साल की थी समाजवादी रूस की, हर मौके पर साम्राज्यवादी देशों का हमला इस प्रकार या उस प्रकार, और आज भी एक दूसरी दुनिया में भी आज हम देखते हैं कि किस रूप में साम्राज्यवाद, विशेषकर अमेरिकी साम्राज्यवाद, समाजवादी चीन को घेरने के लिए किस प्रकार की उनकी पूरी जो है ना साजिश हो रही है। और उसमें इस पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में भी ये नए नए जो गठबंधन वो तैयार कर रहे, अभी क्वाड का जो गठबंधन तैयार किया है, जैसे नेटो है यूरोप में, वैसे यहाँ क्वाड के रूप में, और हमारे देश को भी इसमें जोड़कर मोदी सरकार के नेतृत्व में किस रूप में वो कर रहे हैं समाजवादी चीन को घेरने के लिए। जैसे उस समय दूसरी दुनिया है आज, मतलब हम बराबर की उस पे मैं कंपेयर नहीं कर रही हूं, लेकिन एक मिसाल के रूप में, एक पहलू के रूप में मैं बता रही हूं। उस समय जैसे सोवियत यूनियन को घेर कर पूरा प्रयास किया गया, आज वही साम्राज्यवादी देश समाजवादी चीन को घेरने का जो पूरा प्रयास कर रहे हैं, और पूरी पूंजीवादी दुनिया चाहते हैं कि जो चीन का जो विकास हो रहा है और उनकी जनता के आधारित जो नीतियों का विकास आज भी एक विकल्प पेश कर रही है आज के दुनिया में, उसको हम कैसे समाप्त करें। ये भी एक बहुत जबरदस्त जो है ना एक बात आ रही है। तो एक जो वैकल्पिक नीतियों का जो एक पूरा था, सामाजिक नीतियों का जो एक विकल्प समाजवादी रूस का रहा है। तीसरी बात, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ में जो समाजवादी रूस एक बेस के रूप में हमारे जैसे देशों का पूरा मदद किया, जो आज पूरे तौर पर हम साम्राज्यवाद के जूनियर पार्टनर के रूप में ये बदले हुए दुनिया के अंदर जो अभी हम लोग उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, वो भी समाजवादी खेमा को कमजोर होने के कारण आज हमारे जैसे देशों को भी उसका जो है नुकसान भुगतना आज पड़ रहा है। इसके अलावा जो मैं कहना चाहती हूं कि पूरी रूस की क्रांति एक और भी सबक हमें सिखाती है, पार्टी की एक मजबूत विचारधारा पर मजबूत एक कम्युनिस्ट पार्टी। मैं इस पूरी रूस की क्रांति की सबक सिर्फ अपने पार्टी के उसमें मैं सीमित नहीं करना चाहती हूं, लेकिन एक बात जो समझने की है, वर्ग संघर्ष स्वतःस्फूर्त, हाँ एक पहलू जरूर होता है स्वतःस्फूर्त संघर्ष का, लेकिन जो रूस की क्रांति ने जो सिखाया कि मजदूर वर्ग की चेतना को आगे बढ़ाने के लिए उस चेतना को एक स्वतःस्फूर्त आर्थिक आधारित चेतना को एक राजनीतिक चेतना तक बदलने के लिए एक ताकत की जरूरत है,
जो हम विचारधारा मार्क्सवाद लेनिनवाद के आधार पर उस विचारधारा से लैस एक पार्टी जो एक कम्युनिस्ट पार्टी है और उसकी मजबूत नेतृत्व, और अगर आज जो दुनिया में हमारे बहुत लिबरल्स है और वो सब जो कहते हैं कि भाई ये तो कम्युनिस्ट हैं, ये तो बदलती हुई दुनिया को समझते ही नहीं है, ये तो वही ढांचा के आधार पर खड़े हैं, पूरा दुनिया बदल रहा है लेकिन कम्युनिस्ट कितने डॉगमेटिस्ट है, इत्यादि इत्यादि। हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो वर्ग आधारित समाज का विश्लेषण नहीं करते हैं। यही लोग हैं जो समझौता कर सकते हैं किसी प्रकार के हमले के सामने। रूस की क्रांति ने हमें यह सबक दिया है, अपने देश को समझो, अपने देश की सामाजिक रिश्तों को समझो, उसके आधार पर अपने पार्टी के कार्यक्रम बनाकर अपने देश की क्रांति के अलग स्तरों को समझो और उस क्रांति के लिए कौन कौन से वर्ग कब कब हमारे साथ होंगे उसको समझो। जो कमजोर लोग हैं उस विचारधारा में, वो उस रास्ते के कब तक हमारे साथ चलेंगे। वो लेनिन ने कहा कि एलाइज बदल सकते हैं क्रांति के स्तरों के अलग अलग स्तर तक, लेकिन क्रांति मौजूदा परिस्थिति में भी क्रांति का जो लक्ष्य है उसको हम कभी साइड नहीं कर सकते, किनारे नहीं कर सकते। क्रांति की स्थिति नहीं है, लेकिन क्रांति लक्ष्य है, समाजवाद लक्ष्य है, और उस समाजवाद के लक्ष्य को सामने रखते हुए हम हर कदम को अगर ले अपने व्यक्तिगत जिंदगी में भी, पार्टी की जिंदगी में भी और समाज को समझने की प्रक्रिया में भी, तो हम कह सकते हैं कि हम सही मायने में रूस की क्रांति के सबक और उसकी प्रासंगिकता हम समझ रहे हैं। इसलिए साथियों, आज की दुनिया में जो पूंजीवाद का घोर शोषण आधारित दुनिया है और उसके साथ साथ जहां दक्षिणपंथी ताकतों का एक बड़ा जबरदस्त अग्रसर रुख है, और हमारे अपने देश में जहां पूंजीवाद का अग्रसर रुख न्यू लिबरल पॉलिसीज का एक जबरदस्त हमला के साथ साथ शासक वर्ग और शासक वर्ग की मुख्य दल बीजेपी और आरएसएस जो धर्म को इस्तेमाल करके जाति प्रथा और मनुवादी सोच के आधार पर हमारे देश की जनता का शोषण को बढ़ाने की नीति अपना रही है, वहां ये अनिवार्य है। क्योंकि देखिए, इतना जबरदस्त हमला है सबके ऊपर, तो कभी कभी हम हताश हो जाते हैं कि कहाँ है इसका अंत और क्या है इसका अंत। तो रूस की क्रांति ने और उस बोल्शेविक पार्टी ने लेनिन के नेतृत्व में दिखाया है कि क्रांति लक्ष्य हर पल पर अपने दिमाग और दिल में रखो, और क्रांति के उन तमाम पहलुओं के लिए आगे बढ़ने के लिए हर पल को इस्तेमाल करो। वर्ग संघर्ष, वर्ग समझौता नहीं। और वर्ग संघर्ष के जो अलग अलग पहलू हैं, सामाजिक रिश्ते को समझकर उसको हम कैसे सांस्कृतिक क्षेत्र में, विचारों की क्षेत्र में
अपनी जिंदगी को जीने के क्षेत्र में हम कैसे बदल सकते हैं, ये समाजवादी रूस का वो सबक था जो आज हमारी दुनिया में बहुत ही प्रासंगिक है। मैं समझती हूं कि बहुत कमजोरियां रहे और साम्राज्यवाद की दबाव में आखिरी दशकों में एक बहुत जबरदस्त भटकाव हुआ। उस रूस के लेनिन की पार्टी एक समय और गोर्बाचोव की पार्टी बन गई, जिन्होंने खुद अपने हाथों से अमेरिका के नेतृत्व में वो पूरी साजिश को स्वीकार किया। इसका मतलब समाजवाद की बुनियादी असूल की गलती नहीं है, प्लान्ड इकोनॉमी की वो गलती नहीं है। निजी मुनाफा आधारित समाज को बदल कर एक वैकल्पिक समाज की उस सपना की कमी या गलती नहीं है, लेकिन जो साम्राज्यवादी दबाव के आधार पर जो आर्थिक और सामाजिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीकरण इस रूप में, ब्यूरोक्रेटाइजेशन इस रूप में, जनता और रिश्ते की इतनी दूरी जिस कदर हो गई कि जो देश और समाजवाद के दुश्मन थे, पूरा मौका उनको मिला। तो गलतियां थी और उससे भी हमें सबक लेना है, और वो सबक ये है कि कभी भी कहीं भी वर्ग संघर्ष और वर्ग समझौता, कार्यनीति और रणनीति और जनता की जो शक्ति है उसको आधार बनाकर उससे सीखने का जो प्रक्रिया अगर मजदूर वर्ग की पार्टी भूल जाती है तो ये समाजवाद का कोई दोष नहीं है। और इसलिए आज हमारी दुनिया में सिर्फ समाजवाद जिंदा नहीं है, लेकिन समाजवाद का जो वो सपना जो पहले देश में जो गठित हुआ, उसकी सबक जो बहुत बढ़िया उपलब्धियां थे उससे सबक लेकर, जो कमजोरियां थे उससे सबक लेकर, हम भारत में, आज के भारत में जहां इतने क्रूर आधार पर शोषण है, हम कैसे समाज को बदल सकते हैं, ये केवल लेक्चर के रूप में नहीं, लेकिन अपने काम में, अपनी समझ में और अपनी सोच में अगर हम इस लेक्चर सीरीज को जोड़ ले तो मुझे लगता है हमारी पार्टी की जो पार्टी के कार्यक्रम है, जो हमारे इमीडिएट टास्क है और एक आम जनता के बीच में जो एक सपना है शोषण मुक्त समाज का, उसको आगे बढ़ाने में हम लोग सफल होंगे। मैं एक बार फिर लोक जतन को मैं धन्यवाद देती हूँ, मध्य प्रदेश की सीपीआईएम की लीडरशिप को जिन्होंने ये सब संगठित किया है। मैं आप सबको सलाम करती हूँ मेरे प्रिय कॉमरेड्स। सुरक्षित रहो, संघर्ष करो और जनता की सेवा में इन तमाम कठिन परिस्थितियों में भी साबित करो कि लाल झंडा था, लाल झंडा है और लाल झंडा और विचार आप सब में जिंदा है और वो आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम कॉमरेड्स, लाल सलाम।